हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम थ्योरी करेंगे मिसिस जॉन रॉबिन्सन्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मिसिस श्रीमती जॉन रॉबिन्सन थी। इन्होंने अपनी एक डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी जिसको हम गोल्डन एज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सन 1956 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द अकुमुलेशन ऑफ द कैपिटल। मतलब उन्होंने ये बुक लिखी और इस बुक में इन्होंने ये थ्योरी दी थी और ये किसके संदर्भ में थी? जो हमारी आधुनिक पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी जो कैपिटल इकोनॉमी है, उनके रिगार्डिंग इन्होंने थ्योरी दी। तो उन्होंने इस थ्योरी में क्या बताया, देखिए इन्होंने इसमें ये बताया कि इनका जो विकास मॉडल है वो आर्थिक विकास के, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके जनसंख्या वृद्धि के घटक। अब आपको पता है कि जनसंख्या वृद्धि है, धीरे धीरे क्या है, बढ़ती है, चली जाती, जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। तो उस घटक को इन्होंने स्वीकारा है कि हाँ, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तथा पूंजी संचय की दर, जो कैपिटल एक्युमुलेशन है, जो पूंजी संचय की जो दर होती है, तथा जो उत्पादन में वृद्धि है, जो प्रोडक्शन में जो वृद्धि होती है, उस पर जनसंख्या वृद्धि के क्या प्रभाव होंगे, वो इन्होंने इस थ्योरी में क्या है, हमें बताया है। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, जो इनका विकास मॉडल है वो हमें क्या बताता है, आर्थिक विकास के जो जनसंख्या वृद्धि के घटक है उनको क्या किया, उन्होंने स्वीकारा, तथा उन्होंने बताया कि जो पूंजी संचय की, जो कैपिटल एक्युमुलेशन की जो दर होती है, तथा उत्पादन की जो वृद्धि है, उस पर जनसंख्या में जो वृद्धि है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है। ठीक है, कोई भी जो थ्योरी होती है उसकी क्या होती है, कुछ अजम्पशंस होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। ठीक है, कोई भी थ्योरी हो उसकी अजम्पशन हमें माननी ही पड़ती है। तो इसकी क्या अजम्पशंस है, इसकी कुछ अजम्पशंस है वो देखिए। सबसे जो पहली अजम्पशन है वो है बंद अर्थव्यवस्था। इसमें हम क्या मानेंगे कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का और बाहर के जो सेक्टर हैं उनका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये क्लोज इकोनॉमी रहेगी। और इसमें दूसरा जो जंक्शन है वो देखिए, दो उत्पादन के साधन, पूंजी एवं श्रम। इसमें केवल दो ही उत्पादन के साधन है। कौन कौन से हैं? एक तो है पूंजी जो हमारी कैपिटल है, तथा दूसरा क्या है, श्रम जो है लेबर है। मतलब इन दोनों में वृद्धि करके ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाया घटा सकते हैं। ठीक है, देन तीसरी जो जंक्शन इन्होंने ली वो क्या ली है, केवल दो ही वर्ग है। इसके अंदर केवल दो ही वर्ग होंगे, एक तो श्रमिक वर्ग होगा और एक उद्यमी वर्ग होगा। ठीक है, फोर्थ जंक्शन इज तकनीकी प्रगति स्थिर है। जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें क्या ली गई है, कांस्टेंट, मतलब टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होगा। टेक्नोलॉजी के कारण प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगा, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसके बाद देखिए नंबर 5 पे जो दिया गया है, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट्स लेबर एंड द कैपिटल। मतलब क्या है कि एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर ही हम इनपुट्स को लगाते हैं, किस चीज में, प्रोडक्शन में। जब हम प्रोडक्शन करेंगे किसी वस्तु का तो उसके अंदर हम इनपुट्स लेंगे, कौन सा, एक तो श्रम तथा दूसरा हम पूंजी। मतलब कैपिटल और लेबर को हम क्या करेंगे, एक फिक्स प्रोपोर्शन, जैसे मान के चलिए कि हमने यदि 2:1 है, इसका मतलब क्या है कि हम इसके अंदर लेबर है उसकी 2 यूनिट लगाएंगे और कैपिटल की 1 यूनिट, और ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, जो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा। उसके बाद जो 6th नंबर है उसमें देखिए, जो हमारी छठी जंक्शन है, श्रम की कोई कमी नहीं है, उद्यमी जितना चाहे श्रमिक काम पर लगा सकता है। इसमें ये भी मान्यता इन्होंने मानी है कि जो श्रम है वो एक बल्क क्वांटिटी में है। ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाई है इसकी श्रम की, कितनी भी मतलब कोई कमी नहीं रहेगी, उद्यमी जितना चाहे उतना क्या है, प्रोडक्शन में श्रमिकों को लगा सकता है। ठीक है, देन 7th जो जंक्शन है उसमें रहेगी, श्रमिक कोई बचत नहीं करते। देखिए इसमें एक थ्योरी में इन्होंने ये माना है कि जो श्रमिक है और उनकी जो लेबर की जो इनकम होती है वो पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, खर्च कर देते हैं, कोई भी सेविंग नहीं करते, किसी भी प्रकार की वो क्या नहीं करते, बचत नहीं करते, सेविंग नहीं करते, सबका सब क्या कर देते, कंजम्पशन कर देते, उसका उपभोग कर लेते। ठीक है, और 8th जो जंक्शन है वो देखिए, इसके अंदर क्या है, कीमत स्तर स्थिर है, जो प्राइस का लेवल है वो क्या है, स्टेबल है, बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और जो लास्ट और फाइनल जो हमारी अजम्पशन इन्होंने ली है वो ली है कि उद्यमी अपनी समस्त आय को पूंजी निर्माण में निवेश पर क्या कर देता, व्यय कर देता है। मतलब जितनी भी उसको इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, उसका वो क्या करता है, पूंजी का निर्माण करता है और उसका क्या करता है,
इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उसका जो बिजनेस है वो और प्रगति की ओर अग्रसर रहे। तो हम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसकी हम अजम्पशंस कर चुके हैं। आप देखिए आगे इसमें दिया गया है कि उत्पादन के केवल दो ही साधन, मैंने आपको अजम्पशंस में बता दिया है कि उत्पादन के केवल दो ही साधन रहेंगे इसके अंदर, एक तो रहेगा श्रम तथा दूसरा क्या रहेगा, पूंजी। केवल दो ही साधन है, इसलिए जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो किसके बराबर होगी, राष्ट्रीय आय हमारी कुल मजदूरी तथा कुल लाभ का यदि हम जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय आय आ जाएगी। ठीक है, और कुल मजदूरी हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी वास्तविक मजदूरी रहेगी, ठीक है, जो रियल वेज रहेगी, उसको यदि हम श्रमिकों की संख्या, जो रोजगार पे लगे हुए श्रमिकों की संख्या से यदि हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल मजदूरी आ जाएगी। और कुल लाभ हम कैसे निकालेंगे, यदि हम जो लाभ की जो दर है उसको कुल पूंजी की राशि, जितनी पूंजी हमने अपने बिजनेस में लगा रखी है, यदि उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है, अब उस समीकरण दिए गए हैं, ये देखिए y इज इक्वल टू WN प्लस के P के। y किससे डिनोट करें, y हमारी क्या है, नेशनल इनकम रहेगी, राष्ट्रीय आय रहेगी। W क्या रहेगी, जो वास्तविक मजदूरी दर है वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, W से डिनोट कर रहे हैं। N क्या है, नंबर ऑफ वेज, तो जो हमारे श्रमिकों की जो संख्या है वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, N से डिनोट कर रहे हैं। P किससे डिनोट कर रहे हैं, जो रेट ऑफ प्रॉफिट है, जो हमारी लाभ की दर है वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, P से। और K को हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, जो पूंजी की मात्रा है उसको हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, K से डिनोट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला दिया था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम लाभ की दर तथा जो हमारी वेज रेट है वो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यदि हम प्रॉफिट को P को यहाँ लेके आएंगे तो इनकम में से यदि हम किसको घटा दें, कुल मजदूरी को यदि घटा दिया जाए और किससे भाग कर दिया जाए, के कैपिटल से, पूंजी की मात्रा से यदि हम भाग कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए रेट ऑफ प्रॉफिट किससे डिनोट कर रहे थे हम, P से, तो ये क्या होगा, Y नेशनल इनकम, इसमें से हम क्या घटा रहे हैं, WN क्या है, कुल मजदूरी है। ठीक है, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, पूंजी की मात्रा K से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, हमारे पास लाभ की दर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम W हमारे क्या था, वास्तविक मजदूरी दर। वास्तविक मजदूरी दर हम कैसे निकाल सकते हैं, यदि इनकम में से हम क्या घटा दें, पूंजी का जो हिस्सा है उसको घटा दें और किससे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ पीपल्स, जो भी हमारे लेबर लगे हुए हैं, जो श्रमिकों की संख्या, यदि उसके हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, W निकल के आ जाएगा। W हमारा क्या है, वास्तविक मजदूरी दर है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो लाभ की दर है वो हमारी क्या कहलाएगी, लाभ की दर हमारी कहलाएगी कि जब हम राष्ट्रीय आय, मतलब लाभ की दर क्या कहलाएगी, जब हम इनकम में से किस चीज को घटा देते हैं, कुल मजदूरी को घटा दें, तो ये किस चीज का अनुपात रहेगा, राष्ट्रीय आय तथा पूंजी की मात्रा का अनुपात हमारा क्या कहलाएगा, लाभ की दर कहलाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं आपको, लाभ की दर क्या होगी, मजदूरी को घटाने के पश्चात, किस में से घटा देंगे, राष्ट्रीय आय में से जब कुल मजदूरी को घटा देंगे तो हमारा क्या अनुपात रह जाएगा, आय तथा पूंजी की मात्रा का अनुपात वो हमारा क्या कहलाएगा, लाभ की दर कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें 3 तरीके दिए गए हैं कि लाभ की दर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके 3 दिए गए हैं, 3 स्थितियां रहेगी। नंबर 1 देखिए, यदि मजदूरी दर स्थिर रहे, यदि हम क्या करेंगे, जो वेज रेट है, मजदूरी की जो दर है उसको हम क्या करें, फिक्स कर दें, कोई उसके अंदर चेंज ना करें, तो लेकिन आय किसी कारण से बढ़ जाए, लेकिन फिर भी क्या है, हमारी जो इनकम है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है, फिर जो वेज रेट है वो हमारी फिक्स है लेकिन इनकम बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली इसके कारण क्या होगा, जो हमारी लाभ की दर है, लाभ की दर वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया, पहली जो सिचुएशन है। दूसरी क्या स्थिति रहेगी, यदि आय स्थिर रहे, यदि मैं बोलूं कि जो हमारी इनकम है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, और हम क्या करते हैं, और किसी कारणवश क्या रह जाती है, जो वेज रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मजदूरी की दर कम हो जाए, इनकम फिक्स रहे, तो भी हमारी लाभ की जो दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और तीसरा क्या है, पूंजी श्रम अनुपात में कमी। यदि क्या है, हमारा जो लेबर है, लेबर कैपिटल रेशियो,
जो लेबर कैपिटल रेशियो है, यदि उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हो जाए तो भी हमारी क्या हो जाती है, सॉरी चेंज का मतलब क्या कहेंगे, इसके अंदर क्या हो जाए, कमी हो जाए, डिक्रीजिंग अगर ये हो जाता है तो भी हमारी क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट है, जो लाभ की दर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें आगे देखिए क्या रहेगा, जो श्रम की मांग है, अब हम निर्भरता की बात करेंगे कि जो श्रम की जो मांग है वो किस चीज के ऊपर निर्भर करती है, वो पूंजी की मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा। मतलब जो श्रम की मांग है, मतलब हमें कितना श्रम चाहिए, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, पूंजी की मात्रा। यदि हमने पूंजी की ज्यादा मात्रा लगा रखी किसी बिजनेस में, तो हमें क्या करना है, श्रमिकों की क्या रहेगी, ज्यादा आवश्यकता रहेगी। मतलब पूंजी की मात्रा है, जो श्रम की मांग है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, पूंजी की मात्रा के ऊपर निर्भर रहेगी। और जो पूंजी की मात्रा है कि हमें कितनी पूंजी, क्वांटिटी कितनी चाहिए पूंजी की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लाभ की दर के ऊपर डिपेंड करती है। यदि हमारे बिजनेस में लाभ की दर जितना अधिक रहेगा, प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, तो उससे हम क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और पूंजी की मात्रा में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो जो पूंजी की मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है, लाभ की दर के ऊपर निर्भर करती है। अब देखिए जो लाभ की दर है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, लाभ की दर किसके ऊपर निर्भर करती है, श्रम की उत्पादकता तथा मजदूरी दर। अभी हमारी चलिए यदि मजदूरी दर तो हमें क्या करना है, कम हो, ठीक है, डिक्रीजिंग, कम से कम मिनिमम मजदूरी दर होनी चाहिए। और जो श्रम की जो उत्पादकता है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारी जो लाभ की दर है वो क्या होगी, हमें बढ़ती हुई मिलेगी। और ये क्या है, एक दूसरे से, सभी क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। श्रम की मांग किसके ऊपर निर्भर करेगी, पूंजी की मात्रा, पूंजी की मात्रा किसके ऊपर डिपेंड करती है, लाभ की दर, और लाभ की दर किसके ऊपर डिपेंड करती है, श्रम की उत्पादकता और मजदूरी दर। इसका मतलब ये है कि ये सभी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो जॉन रॉबिन्सन ने समीकरण दिया y इज इक्वल टू सी प्लस आई, जो केन्स ने जो थ्योरी दी थी वही इन्होंने बताया कि जो इनकम है वो किसका जोड़ होता है, सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, जो हमारा उपभोग है और जो हमारा निवेश है वो हमारी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है। और इन्होंने इसमें क्या बताया कि मजदूरी दर में से बचत शून्य, मैंने आपको बताया था जो लेबर है वो किसी भी प्रकार की बचत नहीं करते, पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं। जबकि जो बचत है, जो हमारी सेविंग है वो किसके द्वारा की जाती है, उद्यमियों के द्वारा की जाती है, न कि मजदूरों के द्वारा की जाएगी। दूसरा समीकरण इन्होंने दिया है जो S इज इक्वल टू आई, एस का मतलब है सेविंग, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। जो हमारी सेविंग है, जो हमारी बचत है वो किसके बराबर है, हमारी निवेश के बराबर है। और इसी से ये समीकरण बनाया गया है S इज इक्वल टू पी के तथा I इज इक्वल टू डेल्टा के। S का मतलब सेविंग, सेविंग हमारा क्या है, कैपिटल और रेट ऑफ प्रॉफिट के बराबर है। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, डेल्टा के, मतलब जो पूंजी के अंदर जो चेंज होगा वही हमारी क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट रहेगी। ठीक है। जैसे मान के चले पहले हमारी क्या थी, कैपिटल थी 100 करोड़, ठीक है, 100 CR। और अब क्या हुआ, ये है हमारी पुरानी वाली ओल्ड, और न्यू कितना है, न्यू कैपिटल हमारी है 110 CR। तो कितना चेंज हुआ, डेल्टा के कितना हो गया, 10 CR। मतलब क्या है कि डेल्टा के हमारा क्या रहेगा, 10 CR, 10 करोड़ हमारा क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है। और पूंजी संचय की जो दर है वो किस, उसका जो फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा के, जो हमारा कैपिटल के अंदर चेंज है यदि उसको हम पूंजी की मात्रा से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, पूंजी संचय की दर आ जाएगी। ठीक है। तो इन सभी जो फॉर्मूला, जो समीकरण दिए गए हैं, इनके बिहाव पे हमें क्या 4 पॉइंट निकल के आते हैं कि जो कुल बचते हैं, जो हमारी टोटल सेविंग है और जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। कुल बचते तथा कुल विनियोग क्या रहेंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बचते हैं वो लाभ दर के ऊपर के बराबर होती है, जो हमारी सेविंग्स हैं वो किसके बराबर रहेंगी, जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज विनियोग पूंजी वृद्धि के बराबर होता है, वही है जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर रहेगा, जो पूंजी वृद्धि, जो हमारा क्या कैपिटल के अंदर जो चेंज, इंक्रीजिंग चेंज हो गए, वो दोनों और इन्वेस्टमेंट क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, पूंजी वृद्धि दर तथा लाभ दर के
बराबर होती है। जो कैपिटल के अंदर जो हमारी इंक्रीजिंग रेट जो चेंजिंग होगी और जो हमारी लाभ की जो दर है, रेट ऑफ प्रॉफिट है, वो एक दूसरे के बराबर रहेगी।